मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनसे इन हालातों को समझने की कोशिश करेंगे। हम में से बहुत से लोग जो इसे केवल ईरान और इजराइल की आपसी अदावत मानते हैं या ये मानते हैं कि ईरान इजराइल को स्वीकार ही नहीं करता और इजराइल ईरान को निशाना बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ता, क्या ये इतना ही है या पिक्चर इससे भी बड़ी है? मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है पीके सहगल साहब आपका। मेरे साथ निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी आपका बहुत स्वागत है। आप अक्सर हमारे साथ विदेश मामलों की जानकारी के तौर पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सबसे पहले मैं मेजर जनरल पीके सहगल आपकी तरफ आपका ही रुख करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने से पहले इन हालातों को समझना होगा जो इजराइल और ईरान के बीच में पैदा हुए हैं। ये दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में डिस्टेंस ही 1500 किलोमीटर से ज्यादा का है, यानी जमीनी तौर पर ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते, लिहाजा हवाई अटैक एक दूसरे पर कर रहे हैं। अब तक इजराइल की लड़ाई हमास से थी, हूती से थी और हिजबुल्लाह, ये 3 एच ऐसे जिन्हें इजराइल निशाना बना रहा था, क्योंकि ये तीनों इजराइल में हमला कर रहे थे, जिसमें हिजबुल्लाह सबसे बड़ा संगठन माना जा सकता था। इसमें ईरान की एंट्री कल रात हो गई, हालांकि ये दूसरी बार एंट्री हुई है अप्रैल के बाद, लेकिन कल की एंट्री क्या हालात को पूरी तरीके से बदल रही है? क्या आईडीएफ को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी और क्या ये एक बड़े वॉर का संकेत है? पीके सहगल साहब। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बहुत बड़े हमले का संकेत है। वास्तव में इस समय मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है काफ़ी से ज़्यादा चिंताजनक है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ सकता है और ख़ास करके मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर तेल के और गैस के भंडार हैं, उनमें आग लग सकती है। यकीनन जो इसराइल का रिवेंज अटैक होगा, या तो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला होगा या उनके ऑयल एंड गैस इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला होगा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर उस इलाके में आग लग सकती है और ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे और क्लाइमेट के ऊपर और भी असर पड़ेगा। ये लड़ाई जो है वास्तव में ईरान और इसराइल के बीच में शुरू से ही थी। ये जो हिजबुल्लाह है और हमास है और हौथीज हैं और फिर वो सीरिया के अंदर कुछ रेजिस्टेंस एलिमेंट्स हैं और इराक के अंदर, ये सारे के सारे जो हैं प्रॉक्सीज हैं ईरान के, और इनके साथ प्रॉक्सीज के माध्यम से ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा था, इसराइल के ऊपर। अभी बड़े पैमाने पर ईरान ने जो प्रॉक्सीज है उनको ख़त्म कर दिया है, हमास को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, हौथीज के ऊपर भी हमला कर रहा है, लेकिन अभी भी हौथीज हामी है जहाँ तक रेड सी का ताल्लुक है। और जहाँ तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, हिजबुल्लाह के जो हसन नसरल्लाह है उनको मार गिराया है, उनके 20 के करीब टॉप कमांडर्स को बर्बाद कर दिया है और बड़े पैमाने पर उनकी मोटिवेशन, उनका मोराल में गिरावट आई है। और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद उन्होंने लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन भी स्टार्ट कर दिया लेबनान का, जो तीसरी बारी लेबनान में हमला करने जा रहे हैं। इससे साफ तौर पे ईरान जो है चिंतित था। ईरान की जो क्रेडिबिलिटी थी वो एट स्टेक थी। पीके सहगल साहब, पीके सहगल साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहता हूं और मैं ही नहीं मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे। अगर होती, अगर हमास और अगर हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी था, ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर इजराइल से उलझा हुआ था, तो ईरान को सीधे सीधे प्रॉक्सीज को हटाकर अब इस जंग में उतरने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या ये तीनों के तीनों प्रॉक्सी इजराइल ने इस हालत में पहुंचा दिए हैं कि इनका रहना ना रहना एक बराबर? देखो, इसकी कई वजह है। पहले तो वास्तव में जैसे आप कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं बनिस्बत पहले के। तो दूसरा, जो हानिया को मारा गया ईरान के अंदर, उनके कैपिटल के अंदर, जब वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर की इनॉग्रेशन के ऊपर आए थे, जिससे उन्होंने ईरान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया और ईरान के अंदर घुसकर मारा। फिर उनका जब हसन नसरल्लाह मारा गया और वहाँ साथ ही साथ एक ईरान का बड़ा कमांडर भी मारा गया जो जनरल थे। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि इसराइल ने बार बार एक तो हमारे जो प्रॉक्सीज है इनको ख़त्म किया है, इनके ऊपर बड़ा नुकसान पहुँचाया है। दूसरा, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। तीसरा, उन्होंने जो हानिया को मारा है ईरान के अंदर, उसका बदला लेना है। फिर जो नसरुल्लाह को मारा है उसका बदला लेना है। उनके जनरल का
और अगर ईरान इस समय कार्रवाई नहीं करता तो वास्तव में उसकी छवि जो है बिल्कुल गिर जाती। ईरान की जो मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाती। यानी ईरान की मजबूरी बन गई थी। मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम देशों का लीडर बनने की जो ईरान की एक कोशिश थी, वो ईरान की खतरे में पड़ जाती है। हालांकि आप जिसकी बात कर रहे हैं सर, जो इस्माइल हानिया के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, वो आईआरजीसी की सिक्योरिटी में था, और अगर ईरान में कोई आईआरजीसी की सिक्योरिटी में है तो ये माना जाता है कि वो ईरान के राष्ट्रपति या ईरान के सर्वोच्च धार्मिक लीडर का मेहमान माना जाता है। और ये कोवर्ट ऑपरेशन को कोई स्वीकार नहीं करता, इजराइल ने भी नहीं स्वीकार किया, लेकिन ईरान इसको यही माने बैठा था। खैर, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली